नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। तो जो हम लोग सल्तनत काल देखे थे उसमें हम लोग देखेंगे कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी। तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। ये जो अमीर यहाँ पर प्रभावहीन हो गए हैं वो जो है लोधी वंश के समय उनका महत्व चरमोत्कर्ष पर था। सबका अपना अपना समय होता है। गुल खिले तुम शायद लोगे एक ट्रिक होता है। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यही अंतिम समय में लोधी वंश के बारे में बात करें कि लोधी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। आगे चलते हैं। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। और जो मंत्रिपरिषद बैठती थी कहाँ पर? मजलिस ए खास में। आगे चलते हैं। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। आगे चलते हैं दोस्तों। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था, अर्थात इसी में बैठ करके पूरा करता था। आगे चलते हैं। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, वजीर, प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख, मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार। मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। आगे चलते हैं। मजमुआदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। मजमुआदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन, कोषाध्यक्ष, खजीन जो होता था कोषाध्यक्ष होता था। आरिज ए मुमालिक, दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। आरिज ए मुमालिक, दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। तो सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। तो दीवान ए अर्ज का मुखिया जो है या प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक था। आरिज ए मुमालिक। आगे चलते हैं दोस्तों। शूद्र नहीं सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। धर्म और दान। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। और यहाँ पर देखिए मुशरिफ ए मुमालिक जो था महालेखाकार था। इसको ऐसे जोड़ करके पढ़िए।
वरीद ए मुमालिक जो है गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, और मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखरेख करता था। आगे चलते हैं दोस्तों, कि थोड़ा सा दीवान ए खैरात अभी पूछता है कि ये दान विभाग था। दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान ए बंदगान दास विभाग, दीवान ए इश्तिहाक पेंशन विभाग। तो बंदगान खैरात ये सब पूछ लेता है। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। तो इस छोटी छोटी बातें हैं जो पूछता है, और पूछता है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। विभाग और बनाने वाला सुल्तान। वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, सैन्य विभाग बलबन। तो वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी बनाए जानते हैं, को मूल्य नियंत्रण पर काम किया था अच्छे से। और मोहम्मद बिन तुगलक ये नहरों वहरों का और सिंचाई विभाग का, सिंचाई का अच्छा प्रबंध करवाया था। कृषि विभाग और बलबन जो है इसके समय में बहुत ज़्यादा क्या रहते थे, गुलाम रहते थे। तो सैन्य विभाग हो गया। आइए देखते हैं, ये तीनों विभाग जो है तुगलक बनवाए, फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, बंदगान खैरात और इश्तिहाक, दान दास और पेंशन, ये फिरोज तुगलक, ये तीनों ये हो गया। तो खैरात हो गया दान, और बंदगान दास हो गया, और इश्तिहाक पेंशन हो गया। तो ये तीनों विभाग दान दास और पेंशन फिरोज तुगलक बनवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक कृषि पर अच्छा काम किया था, बलवन शाह और अलाउद्दीन। चलिए आगे चलते हैं आराम से एक एक चीज को। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिकों जिलों में विभाजित किया गया था। इक्ताओं को सिकों अर्थात जिलों में विभाजित किया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैन्य अधिकारी था। ये देखिए, जिले की कमान जो है एक सैन्य अधिकारी को दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। राजस्व कर व्यवस्था। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ये पूछता है, इसी तरह से छोटे छोटे चीज पूछता है। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। तो जकात और जजिया अभी आपसे पूछ लिया जाएगा तो कैसे बताएंगे। तो जकात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर था, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। और जजिया जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। अब देखिए, खम्मस या खुम्मस जो ये दिया हुआ है, खम्स या लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने रख लिए। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्से
स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो खम्मस जो देख रहे हैं, तो यह लुटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग होता था। तो इसमें होता क्या था कि पहले 1/5 देते थे लोग और फिर 4/5 भाग लेते थे, लेकिन फिर बाद में सुल्तान जो है 4/5 भाग लेने लगे, परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी, तो केवल फिरोज तुगलक ही 1/5 लेता था। केवल फिरोज तुगलक ही 1/5 लेता था, अन्य सभी 4/5 भाग ही लिए। चलिए आगे चलते हैं। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। जैसे प्रांत को माने अर्थात राज्य को सिखों, जिसके मुखिया सिकदार होते थे, और सिख को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगाने को निश्चित करने वाला अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। लगान तो हो जाता है थोड़ा सा। तो आमिल जो है परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ जो है लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। आगे चलते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की अस्थाई सेना को खाइसेल नाम दिया गया था। खास सेल। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया था। खास खेल। सुल्तान की अस्थाई सेना को खासखेल नाम दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, तो आराम से पढ़िए। सिलेबस खत्म करने से फायदा कुछ नहीं होता है। आगे देखिए। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। 10 अश्वारोही बराबर 1 सर एक खेल। 10 सर एक खेल बराबर 1 सिपह सलाहकार। 10 सिपह सलाहकार बराबर 1 अमीर। 10 अमीर बराबर 1 मलिक और 10 मलिक बराबर 1 खान। तो यही जो दशमलव प्रणाली जो देख रहे हैं इसी के बारे में बात कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीनों को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अरीद कहा जाता था। सुल्तान काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे।
तो घोड़ा जो है तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे और हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। तो ये चीज़ देखिए, दोनों फैक्ट बहुत अच्छे हैं। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। आगे चलते हैं दोस्तों। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सप्ताह में 2 बार। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई, लगान। आगे चलते हैं दोस्तों। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। तो जैसी भूमि वैसा लगान, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। तो भूमि की नाप जो करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। क्या कह रहा है कि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो चलिए ये देखते हैं। तो अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित गए थे। तो अलाउद्दीन जो है, जितने खैरात में सब भूमि बांटे थे इधर उधर लोग, उसको इकट्ठा किया और जो केंद्र के नियंत्रण में थे उसको खालसा भूमि कहते थे। तो उसमें परिवर्तित कर देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता वालों में लोथल जो है एक बंदरगाह आता है, तो उसी तरह से देवल जो है सल्तनत काल में क्या है, बंदरगाह है। आगे चलेंगे अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। आगे चलते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। तो विद्यारण्य इनके गुरु हुए। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। हरिहर एवं बुक्का पहले
वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। तो ये बता रहा कि हरिहरंबु का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे, अर्थात ये भी अधीन थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश एवं अराविडु वंश। ये आता है। तो विजयनगर के बाद जो है उसी जगह पर संगम वंश फिर आया, सलू वंश आया, तुलु वंश आया, अराविडु वंश आया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। इटली का यात्री निकोलो कांटी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। यही जो देवराय प्रथम जो देख रहे हैं, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। तो ये देवराय प्रथम जो है बांध बनवा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। इमाडी देवराय भी कहा जाता था। आगे चलते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन, देखिए क्या कर रहा है, विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी, अर्थात वेश्यावृत्ति होती थी। देख रहे हैं क्या कह रहा है कि संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा वो देवराय द्वितीय, उसके शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, और अब्दुल रज्जाक क्या कहता है कि विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसका मतलब वेश्यावृत्ति वहां पर होती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया एवं उन्हें जागीरें दी थी। देवराय हिंदू राजा है, वही कह रहे हैं कि 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। जग बेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है।
देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ, महानाटक, सुधानिधि एवं महासूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराज भी कहा जाता था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। आगे चलते हैं। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू राजवंश की स्थापना की। आगे चलते हैं। ये 1485 से 1506। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो ये गड़बड़ नहीं कहा होगा, यही कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तुलु वंश का शासक था। आगे चलते हैं दोस्तों। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो गर्दा कर दिया, तुलु वंश जो है गर्दा कर दिया। आगे चलते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। आगे चलते हैं दोस्तों। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नयन नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया था। कृष्णदेवराय के मृत्यु 1529 में हो गए। अब देख क्या कह रहा है। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालिकोटा या बनिहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1965 ईस्वी को इसी युद्ध में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। ये क्या कह रहा है। राक्षसी तंगड़ी या तालिकोटा या बनिहट्टी का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। विजयनगर के विरुद्ध बनने वाले दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था।
तो विजयनगर के विरुद्ध जो संघ बना था, बनने विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तो विजयनगर के विरुद्ध जो गुट बना था उसमें था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व जो अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। यही तालिकोटा युद्ध जिसमें विजयनगर का पतन शुरू हो गया था। और ये जब लोग लड़ रहे थे तालिकोटा युद्ध में, विजयनगर के नेतृत्व राम राय कर रहे थे। वही कह रहा है कि तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। आगे चलते हैं। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडू वंश की स्थापना। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। तो आइए देखते हैं। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया एवं अराविडू वंश का अंतिम शासक अराविडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए मैसूर का बहुत कहानी अच्छी है। अराविडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही ओडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत कोट्टम या वलनाडु, वलनाडु, देखिए प्रांत वलनाडु जिसको जिला कहते थे, नाडु या मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह, उर सबसे नीचे क्या होता था, ग्राम होता था। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था जो अमरम कहलाता था। विशेष भूखंड दे देता था जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। 12, यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा हुआ 12। तो आयंगर व्यवस्था, अब ये देखिए अमरम समझ रहे हैं ना, विशेष भूखंड दे देता था जो अमरम कहलाता था। और आयंगर व्यवस्था, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे।
ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः कर मुक्त, ये क्या लिखा, लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था, आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। तो इनका अच्छा खासा वर्चस्व होता था, आयंगर कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, ये इटली के रहने वाले थे। देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक, ये फारस से थे। और जो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नूनिज पुर्तगाल से थे। देखिए तीनों ये पुर्तगाल से हैं। अच्युत राय के समय में आए थे ये। और डोमिंग पायस कृष्णदेव राय बारबोसा, ये भी पुर्तगाल के थे। ये भी कृष्णदेव राय के समय में आए थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां होता था, भाग था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग होता था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे, अर्थात विधवा विवाह को बढ़ावा दिया जाता था। तो विवाह कर भी लिया जाता था, जो वर और वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। आगे चलते हैं दोस्तों। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रत कोडगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। रत कोडगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। आगे चलते हैं। कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। तो ये आप सभी लोग समझ रहे होंगे। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। आगे चलते हैं। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी।
मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। पेगोडा तथा हूण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 1358 ईस्वी में हो गई। 47 में बैठा, 58 में हो गया, टपक गया हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। फिरोज जो है खगोल अर्थात एस्ट्रोनॉमी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी एवं तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। तो ये जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन, मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, ये सब इसके शासक हैं। इतना कौन देखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। ये मोहम्मद तृतीय जो दिख रहा है, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। समझिए कि सरकारी आवासीय विद्यालय है ये, कह सकते हैं आज के समय के अनुसार। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में
रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बहमनी राज्य के चारों प्रांतों, तरफों या अतरफों के प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मनसद ए आली, वरार का तरफदार मजलिस ए आली, बीदर का तरफदार आजम ए हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। राज्य जो है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। वंश, संस्थापक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको आप लोग देख लेंगे कौन कौन किसकी स्थापना किया है। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया। उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान। 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। तो इसको देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी कोतवाल था और पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक। नाजिर जो है वह अर्थ विभाग से संबंधित था। सद्र ए जहां न्याय विभाग, धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। आइए और आगे चलते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य आगे हम लोग देख रहे हैं। तो जौनपुर देखिए, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है कि कौन किया जौनपुर की स्थापना। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। तो मलिक सरवर क्या था? एक हिजड़ा था। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। ख्वाजा जहां ने मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। ये वही है बहलोल लोदी, बकलोल लोदी। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत
तो ये है कि लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। आगे चलते हैं। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। तो जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, ये कारण आपको बता रहा है। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। ये वही अटाला इब्राहिम शाह जो यहाँ पर देख रहे हैं। तो अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। देखिए क्या कह रहा है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। तो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। अटाला देवी की मंदिर को तोड़कर किया गया था अटाला मस्जिद का निर्माण। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। तो एक जामा मस्जिद वहाँ पर भी है, जौनपुर में भी। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा इतने में किया गया। तो देखिए झांझरी मस्जिद में इतने में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा इतने में किया गया था। आगे चलते हैं। कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकूट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकूट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकूट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुतसिकन कहा गया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुतसिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। ये काफ़ी सहिष्णु था, ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं करता था, वही उसीलिए कहा जा रहा है। सुल्तान सिकंदर शाह, तो ये थोड़ा सा भेदभाव देख रहे हैं कि हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण
सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे सिकंदर कश्मीर का अकबर कहा गया। आगे चलते हैं दोस्तों। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। आगे चलते हैं दोस्तों। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 88 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आगे चलते हैं। बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभक्त किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल। इसीलिए आजकल देख रहे हैं कि मोदी जी बंगाल में जाके सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, वसतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। हाजी इलियास जो है बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया और शमसुद्दीन इलियास के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्य पीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। तो ये चैतन्य का नाम बहुत प्रेम से सुनते हैं आप लोग। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने, तो ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये शाह जो हैं अलाउद्दीन शाह। तो चलिए, अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। आगे चलते हैं दोस्तों। ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं। देखिए, मैं आदमी ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ते रहता है, लेकिन एक बार देखना जरूरी है इसमें डूब करके। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासन काल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना पर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्य राज खान की उपाधि दी गई। आगे चलते हैं। नासुरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था।
बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। आगे चलते हैं, मालवा। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर इसने मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से माडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। आगे चलते हैं, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। आगे चलते हैं, मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है। बाज बहादुर व एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर इतने में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। जो देख रहे हैं कि अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। चलिए आगे चलते हैं। पाटन से राजधानी हटाकर, पहले पाटन, आज भी एक पाटन जिला है गुजरात का, पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। आगे चलते हैं, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। एक एक करके आगे चलते हैं। मेवाड़, खानदेश। आइए मेवाड़ को देखा जाए, ऐसे स्किप करके भागने से काम नहीं चलेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीरदेव ने मुहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की 1448 में।
खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। देखिए, खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। आगे हम लोग देखेंगे 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। तो यहाँ राणा सांगा है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा है 1527 में और बाबर के बीच हुआ है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। आगे चलते हैं। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे चलते हैं। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आगे हम लोग देख रहे हैं सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट हैं और चीज़ें हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। पीछे जो थोड़ा सा आनाकानी हो सकती है, लेकिन ये जो है सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक सेपरेट वीडियो में बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक आगे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए। इसको एक महत्वपूर्ण अलग वीडियो में बनाएंगे ताकि समझ में आए। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया। एक ही बार चीज़ें छूटने लगती हैं।